Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 4 of class 7th civics, and the chapter's name is Growing Up as Boys and Girls. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button, and if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Growing Up as Boys and Girls. So as you can see from the chapter's name, that in this chapter we are going to look that how boys and girls are treated in the society, how they grow as boy and girl in the society, कि हमारे समाज में एक लड़के को एक लड़की को किस तरीके से ग्रो किया जाता है, किस तरीके से उसकी परवरिश होती है, किस तरीके के काम लड़कियों को दिए जाते हैं, किस तरीके के काम लड़कों को दिए जाते हैं, और लड़के और लड़कियों के कामों में किस तरीके से डिफरेंस भी होता है कि लड़कों को और लड़कियों को इक्वल नहीं माना जाता। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अनइक्वलिटी है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, और ये इनइक्वलिटी क्यों है और इसको हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर हम इस चैप्टर में गौर करेंगे। तो हम सभी की लाइफ का, हम सभी की आइडेंटिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम एक लड़का है या एक लड़की है। ठीक है, कि कोई भी पूछता है हमसे बचपन में कि हमसे माई सेल्फ पूछा जाता था, तो हम क्या कहते थे कि माई नेम इज दिस, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, फिर हम स्टार्ट करते थे। तो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। हमें समाज में हमारे जेंडर को लेकर ट्रीट किया जाता है कि अगर एक लड़का है तो उसको बोला जाता है कि तुम इस तरीके से रहो। जैसे आपने कॉमनली सुना होगा कि अगर कोई लड़का गिर जाता है तो वो रोने लगता है, तो उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं नहीं तुम रो मत, यूर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, यूर अ बॉय, यू कैन नॉट क्राई, कि अच्छे लड़के जो है वो रोते नहीं है, तुम लड़के होके कैसे रो सकते हो, इस तरीके से बोला जाता है। वहीं अगर आपने गर्ल्स का देखा हो तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि मान लो लड़कियां जो है वो काफी फिजिकली एक्टिव वाले गेम्स खेल रही हैं, मान लो फुटबॉल खेल रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, भागा दौड़ी कर रही हैं, तो हो सकता है कभी कभी हमने सुना है पेरेंट्स जो क्या कहते हैं, तुम लड़की हो, तुम ये लड़कों वाले गेम क्यों खेल रही हो, थोड़े लड़की वाले गेम खेलो ना, ये सब क्या कर रही हो। इस तरीके से जो सोसाइटी है वो भी हमें हमारे जेंडर के बेसिस पर ट्रीट करती है, और जो सोसाइटी है वो हमें ये बताती है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके का बिहेवियर जो है वो गर्ल्स के लिए एक्सेप्टेबल है, किस तरीके का बिहेवियर बॉयज के लिए एक्सेप्टेबल है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो हमें ये बताया जाता है कि गर्ल्स क्या कर सकती हैं, गर्ल्स क्या नहीं कर सकती, बॉयज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम ऐसा सोचते हैं कि जिस तरीके से हमारे समाज में हो रहा है, जिस तरीके से हमें एज गर्ल और बॉय ट्रीट किया जा रहा है, वैसा ही हर जगह होता है, हर सोसाइटी में, पूरी दुनिया में सेम कंडीशन है। हमें यही लगता है भाई हमारी दुनिया तो हम तक, हमारे परिवार तक सीमित रहती है। अगर हमारा परिवार, हमारा समाज हमें जिस तरीके से ट्रीट करेगा, तो हमें ज्यादातर यही लगता है कि पूरी दुनिया में जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनको इसी तरीके से ट्रीट किया जाता होगा। बट क्या सच में ऐसा है? क्या सच में सभी सोसाइटीज में बॉयज एंड गर्ल्स को सेम तरीके से देखा जाता है? क्या जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज को ट्रीट किया जाता है, उनको जिस तरीके से बिहेव करने के लिए सिखाया जाता है, क्या दूसरी सोसाइटीज में भी वैसा होता है? क्या दूसरी कंट्री में भी वैसा ही होता है? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि ऐसा नहीं है। हर सोसाइटी में जो ट्रीटमेंट है गर्ल्स का, बॉयज का, जो बिहेवियर है, उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है वो अलग अलग होती हैं। तो जाहिर सी बात है, सेम तो कहीं पे भी नहीं है, जो सेम ट्रीटमेंट है वो नहीं होता है। हर जगह, हर सोसाइटी में अलग तरीके से देखा जाता है गर्ल्स एंड बॉयज को। सो वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इसी क्वेश्चन का जो आंसर है डिटेल में जानेंगे कि क्या सच में ऐसा ही होता है, क्या सच में सभी सोसाइटीज में सेम केस है, सभी सोसाइटीज में सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है बॉयज एंड गर्ल्स को। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके के रोल्स जो हैं वो बॉयज एंड गर्ल्स को असाइन किए जाते हैं, किस तरीके के काम बॉयज एंड गर्ल्स को करने के लिए दिए जाते हैं, और जिससे वो फ्यूचर में एज मेन एंड वुमेन बनते हैं। मतलब कि जैसे आपको अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, इसमें लिखा है कि वी विल आल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब कि जिस तरीके के काम करने को दिए जाते हैं लड़कों को एंड लड़कियों को, प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एंड एज मेन एंड वुमेन। तो वो जो काम है जो उन्हें एज गर्ल एंड बॉय दिए जा रहे हैं, वो जो काम है उन्हें उनके फ्यूचर में, जैसे कि वो मेन एंड वुमेन बनने वाले हैं, उस रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि जब हम छोटे होते हैं, जब जैसे नहीं, आपने भी देखा होगा कि अगर आपकी एक बहन है और भाई हो आप, तो क्या होता है कि जो बॉय है उसे मम्मी क्या बोले कि जाओ तुम दुकान से सामान लाओ, ठीक है,
उसको बाहर वाले काम देगी, तुम दुकान से सामान लाओ, तुम ये करो, मतलब बाहर वाले नॉर्मली उसको काम दिए जाएंगे। अगर कोई भारी काम होगा, थोड़ा फिजिकली एक्टिव वाला काम होगा, कोई सामान उठाना है, तो मम्मी क्या बोलेगी, भाई को बुलाओ। बट वहीं जैसे बहन को मम्मी किस तरीके का काम देगी, अगर कोई और तुमसे छोटा भाई है, छोटा बहन है, तो उसको बोलेंगे, बहन को बोलेंगे तुम अपने छोटे भाई बहन को संभालो, और उसको किचन में हेल्प करने के लिए बुलाएंगी। नॉर्मली यही देखा जाता है कि जो बॉय है उसको मम्मी पापा जो है वो किचन में हेल्प करने के लिए नहीं बुलाते, वहीं जो गर्ल है उसको नॉर्मली मम्मी जो है वो किचन में हेल्प करने के लिए बुला लेती हैं। इस तरीके से जो काम अभी गर्ल को दिए जा रहे हैं, अभी जो रोल उसको निभाने के लिए दिए जा रहे हैं, अपनी छोटी बहन को संभालना, अपने छोटे भाई को संभालना, किचन में हेल्प करना, अगर लड़की को ये काम दिए जा रहे हैं तो एज ए विमेन उसको प्रिपेयर करता है बड़े रोल में। मतलब कि जब वो बड़ी हो जाती है तो भी नॉर्मली हमें क्या देखने मिलता है कि वुमेन को क्या काम दिए जाते हैं औरतों को, कि वो अपने बच्चों को संभालती है, वो किचन को देखती है, घर बाहर संभालती है। वहीं जो लड़के हैं, जो मेन हैं, वो क्या करते हैं, वो ड्यूटी करने जाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं। तो ऐसे ही हमने देखा कि जब वो मैन बच्चा था तो उसको किस तरीके के काम दिए गए थे, बाहर के काम दिए गए थे कि आप दुकान से सामान ले आओ, आप कोई हैवी चीज उठा दो। तो इस तरीके से जो आज उन्हें रोल दिए जा रहे हैं वो उन्हें एज मैन एंड वुमेन जो है प्रिपेयर करते हैं उनके फ्यूचर के लिए। We will learn that most societies value men and women differently। तो हमें आगे इस चैप्टर में पता चलेगा कि अलग अलग सोसाइटीज जो हैं वो अलग अलग तरीके से मैन एंड वुमेन को ट्रीट करती हैं, और ज्यादातर सोसाइटीज जो हैं वो मेन एंड वुमेन को इक्वल नहीं मानती हैं। मेन को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे और वुमेन को अलग तरीके से ट्रीट करेंगी। और ज्यादातर क्या होता है कि जो काम वुमेन को करने दिया जाता है, जो काम नॉर्मली वुमेन करती है, उसे इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, उसे महत्व नहीं दिया जाता। जबकि जो काम मेन करते हैं, जो आदमी काम करते हैं, जो रोल मेन प्ले करते हैं, उसको काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से एरिया ऑफ वर्क में, मतलब कि जहां काम किया जा रहा है, काम की जगह पे मेन एंड वुमेन में किस तरीके से इनइक्वालिटीज होती हैं। कि कहीं पर मान लो कोई आदमी भी सेम काम कर रहा है, औरत भी सेम काम कर रही है, बट उनके जो सैलरी है उसमें डिफरेंस है। तो इस तरीके से जहाँ पे वो काम करते हैं, जो जॉब वर्क करते हैं, वहां पे काफी बार हमें इनइक्वालिटीज देखने मिलती हैं, राइट। तो ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। So the Samoan Islands are part of a large group of small islands in the southern part of Pacific Ocean। So Pacific Ocean के साउदर्न पार्ट में आपको काफी सारे जो है आइलैंड्स देखने मिलेंगे, छोटे छोटे आइलैंड्स के हैं ग्रुप है वहां पे, और उन्हीं स्मॉल आइलैंड्स में से एक जो ग्रुप है वो है समोअन आइलैंड्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे ये एशिया है एंड ऑस्ट्रेलिया है, तो उसके बीच में ये पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे समोअन आइलैंड्स है, राइट। तो अभी हम इसी जो एरिया है इसकी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। 1920s में एक रिसर्च रिपोर्ट से पता चला कि जो समोअन सोसाइटी है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। वहां के जो बच्चे हैं, समोअन सोसाइटी के जो बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जाते। वो स्कूल नहीं जाते तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग चीजें सीखते हैं, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना, घर के काम करना। और ये सभी चीजें वो कहाँ से सीखते हैं, या तो अपने से बड़े बच्चों से, या फिर अपने जो पेरेंट्स हैं, फादर मदर या जो अडल्ट हैं, उनसे ये सभी काम वो लोग सीखते हैं। तो समोअन सोसाइटी में फिशिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि आइलैंड्स है, वहां पे चारों तरफ समुद्र वगैरह है, तो जाहिर सी बात है फिशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस पे जाते हैं, मतलब कि वो दूर दूर जो है मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। और बट ये सभी जो काम है, चाहे वो हाउस होल्ड काम करना हो, कि घर के कुछ काम काज हो, बच्चों की देखभाल करनी हो, फिशिंग करनी हो, तो ये सभी जो काम है या इस तरीके के काम ये लोग जो सीखते हैं अलग अलग, वो ये लोग अपने लाइफ में अब डिफरेंट पॉइंट्स में सीखते हैं। मतलब कि जैसे जो जब बच्चा एकदम छोटा होगा तब उसको किसी और तरीके के काम दिए जाएंगे, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा तो उसको काम कुछ और तरीके के दिए जाएंगे, जब बच्चा और थोड़ा बड़ा होगा तब अलग अलग तरीके के काम दिए जाएंगे। तो इस तरीके से वो अपने चाइल्डहुड के डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट डिफरेंट काम जो है वो सीखते थे। तो समोअन सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे ही एक बच्चा जो है वो चलना सीखता है, वैसे ही उनकी जो मदर है और जो अडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उन बच्चों को देखना छोड़ देते हैं। मतलब कि अब वो उन बच्चों की देखभाल नहीं करते। अब वो नहीं करते तो कौन करेगा, छोटे बच्चे हैं, अभी तो सिर्फ चलना सीखे, देखभाल की तो जरूरत होगी ही। तो फिर उनके बाद कौन देखभाल करता है, जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, जो उनसे थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, ज्यादातर वो 5 या 6 साल के ही होते हैं। तो फिर वो बच्चे जो हैं, जो 5-6 साल के बच्चे हैं, वो फिर उन बच्चों की देखभाल करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अभी चलना सीखे हैं। अब दोनों ही जो गर्ल है एंड बॉय हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही अपने भाई बहनों की देखभाल करेंगे या बॉयज ही करेंगे, दोनों मिलके
दोनों को ये काम दिया जाता है कि गर्ल्स भी अपने छोटे भाई बहन को देखें और बॉयज भी देखें। बट जैसे ही जो बॉय है वो थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 9 साल की उम्र तक पहुंचता है, वैसे ही वो दूसरे बड़े लड़कों को ज्वाइन कर लेता है। मतलब फिर वो बड़े बच्चों के साथ रहना स्टार्ट कर देता है और आउटडोर जॉब्स सीखना स्टार्ट कर देता है। मतलब बाहर के जो काम है उनको करना सीखने लगता है। लड़के की बात की जा रही है यहाँ पे, सिर्फ लड़के की, कि जब लड़का जो है लगभग 9 इयर्स का होता है तब वो बड़े लड़कों को ज्वाइन करता है। क्या करने के लिए? बाहर के काम करने के लिए, जैसे कि फिशिंग, प्लांटिंग कोकोनट्स, मछलियां पकड़ना, कोकोनट्स लगाना, नारियल के पेड़ लगाना। बट लड़कियां जो है वो अभी भी जो है घर में ही है, वो अभी भी अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कर रही हैं। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रंस और डू एरंड्स फॉर अडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। तो गर्ल्स जो हैं वो अभी भी अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कर रही हैं और बड़े लोगों को काम काजों में मदद कर रही हैं। एरंड्स मतलब क्या होता है? काम ही होता है। तो बड़े लोगों की कामों में मदद कर रही हैं और वो ये सब कब तक करती हैं? जब तक कि वो टीनेजर होती हैं। ठीक है, टीनेजर तक वो ये सभी काम करती हैं। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। बट जैसे ही लड़कियां जो हैं वो टीनेजर बन जाती हैं, मतलब कि टीनेजर बनने तक उनसे पहले ही लड़कियां जो हैं वो ये सभी काम करती हैं, बट जैसे ही वो टीनेजर बन जाती हैं तो उसके बाद उन्हें थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है, थोड़ी आजादी मिल जाती है। तो लगभग 14 एज के लगभग लड़कियां जो हैं वो भी फिशिंग ट्रिप्स पे जाने लगती हैं। लड़कियां भी बाहर मछली पकड़ने के लिए जाने लगती हैं, वो प्लांटेशंस में काम करने लगती हैं और धीरे धीरे वो ये भी सीखने लगती हैं कि जो बास्केट्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। बट एक डिफरेंस यहाँ पे अभी आपको देखने मिलेगा कि जो लड़के थे वो ये सभी काम, जो आउटडोर जॉब थी, उन्हें वो 9 साल की उम्र में ही, 9 साल की उम्र से ही करने लगे थे। बट लड़कियां जो है वो थोड़ी बाद में ये सब काम करने लगती हैं, जब वो 14-15 साल की हो जाती हैं, तब से वो ये काम करना स्टार्ट करती हैं। और समोअन सोसाइटी में जो कुकिंग है वो स्पेशल कुकिंग हाउसेस में किया जाता था। मतलब जैसे किचन होती है एक तरीके से डिफरेंट खाने के पकाने के लिए एक अलग जगह, तो वहां पे खाना पकाया जाता था और ज्यादातर खाना पकाने का काम जो है वो लड़के ही करते थे और लड़कियां सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में मदद करती थी, कि जैसे सब्जी काट दी और पका कौन रहा है? लड़के पका रहे हैं। तो मेन काम जो है ज्यादातर वो लड़के ही करते थे खाना पकाने में और जो लड़कियां हैं वो मदद करती थी। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि जो समोअन आइलैंड्स में लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वहां के बच्चों को किस तरीके से काम दिए जाते हैं, किस तरीके से उनका जो है वो परवरिश हो रही है। वहां पे लड़कों को अलग तरीके से काम होते हैं, लड़कियों को अलग तरीके से थोड़े से अलग काम दिए जाते हैं। बट हाँ, इसमें हमें देखने मिला कि ज्यादातर लड़कों को और लड़कियों को सेम ही काम करने के लिए दिए जा रहे हैं, बट थोड़ा टाइम डिफरेंस हो जा रहा है कि लड़कों को जैसे बाहर जाने का मौका बाद में मिला, लड़कियों को बाद में मिला और लड़कों को पहले ही मिल गया, 9 साल की उम्र से ही मिल गया। ठीक है, बट हमने देखा कि उससे पहले 9 साल से पहले जो लड़के थे वो भी अपने छोटे भाई बहन को संभाल रहे थे, लड़कियां भी अपने छोटे भाई बहन को संभाल रही थी। ठीक है, और लड़कियों को भी फिर बाद में बाहर जाने की आजादी मिल गई, जैसा कि लड़कों को थी, पहले से मिल चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ घर में ही रहने दिया जा रहा था, ऐसा नहीं था कि उनको 4 दीवारी के अंदर बंद करके रखा जा रहा था, उनको भी आजादी दी गई, बट थोड़ा सा बाद में। और ऐसे हमने देखा कि खाना पकाने में लड़कों का ज्यादा काम था, लड़कियों को इतना नहीं था। तो इस तरीके से लड़कों और लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बटी हुई थी अपने अपने तरफ की। और इसमें हमें ज्यादा एक्सट्रीम डिफरेंसेस देखने नहीं मिले कि लड़कियों को एकदम ही उनपे जो है वो पाबंदियां लगा रखी हैं, लड़कों को एकदम आजाद दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं देखने मिला हमें। है थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। अभी तक की स्टोरी पढ़ने से हमें ये लगा। ठीक है, अब अगले सेक्शन में हम मध्य प्रदेश की स्टोरी पढ़ेंगे। जैसे हमने समोअन आइलैंड्स की पढ़ी, वैसे ही हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो है मेल ग्रो होते हैं, उनका किस तरीके से परवरिश होती है। ठीक है, ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। अब जैसे कि हमने समोअन आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था, हमने जाना कि समोअन आइलैंड्स में किस तरीके से गर्ल्स एंड बॉयज की परवरिश होती है, किस तरीके से वो ग्रो अप होते हैं, किस तरीके के रोल्स वहां पे लड़कियों को करने के लिए दिए जाते हैं, किस तरीके के काम लड़कों को करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये सभी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के छोटे से टाउन के बारे में। तो ये जो स्टोरी है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये 1960s के टाइम का है कि 1960s में जो मध्य प्रदेश का एक छोटा टाउन था, उसमें लोगों का एक्सपीरियंस जो है, गर्ल्स एंड बॉयज का जो एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके का रहता था। तो इस टाउन में क्या होता था कि जब तक बच्चे 6th क्लास तक होते थे, मतलब कि वो 5th क्लास में सारे बच्चे जो हैं वो गर्ल्स एंड बॉयज सारे साथ में मिलके पढ़ते थे। ठीक है, बट जैसे ही वो 6th क्लास में पहुंचते थे, वैसे ही गर्ल्स को अलग स्कूल में जाना पड़ता था और बॉयज को अलग में। मतलब कि 5th क्लास तक वो लोग दोनों, गर्ल्स एंड बॉयज, दे आर स्टडिंग इन सेम स्कूल, बट as they come in the class 6 they had to go in different schools, कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल है और लड़कों के लिए अलग स्कूल है।
अब लड़कियों वाला जो स्कूल था वो लड़कों के स्कूल से थोड़ा अलग था, मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, जो बिल्डिंग है, वो लड़कियों वाले की थोड़ी अलग थी, लड़कों वाले की अलग थी। कैसे? लड़कियों वाले स्कूल में क्या था, एक कोर्टयार्ड था, सेंट्रल कोर्टयार्ड की बीच में आंगन है, चारों तरफ मान लो इस तरीके से क्लासरूम्स है चारों तरफ, और बीच में एक कोर्टयार्ड है, ये हो गया कोर्टयार्ड, ठीक है। बीच में जो आंगन होता है कि चारों तरफ से जो है आपके रूम्स हैं, क्लासरूम्स हैं, और बीच में कोर्टयार्ड है एक बड़ा सा। अब उस कोर्टयार्ड में ही सारी लड़कियां जो है वो खेलती थी एकदम आराम से, मतलब जो भी वो खेल रही हैं, बातें कर रही हैं, पढ़ रही हैं, तो वो उस कोर्टयार्ड में करती थी, और वो दुनिया की, बाहर की जो दुनिया है उससे अलग हो जाती थी, उससे कट जाती थी। They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world। मतलब कि वो कोर्टयार्ड किस तरीके से था कि जो लड़कियां हैं वो बाहर के दुनिया से कनेक्ट ना हो पाए स्कूल के टाइम में, और एक सेफ्टी वाले माहौल में वो अपना खेल पाए। बट वहीं जो बॉयज का स्कूल है वहां कोई भी इस तरीके का कोर्टयार्ड नहीं था, वहां एक प्ले ग्राउंड था जो कि उनके स्कूल से अटैच था, मतलब कि एक बड़ी सी खुली जगह है जो कि उनके स्कूल से अटैच्ड है, बस ऐसा था। ऐसा नहीं था कि लड़कियों के स्कूल की तरह उनके भी बीच में कोई कोर्टयार्ड था जहां पे वो बाहर की दुनिया से अलग होकर खेलते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक डिफरेंस अभी हमें नजर आ गया कि लड़कियों को किस तरीके से सेफ्टी वाले उसमें रखा जाता है कि लड़कियां सेफ रहें, वो बाहर की दुनिया से ज्यादा कनेक्ट ना हो, या फिर जो लड़कियां हैं वो बाहर की दुनिया से इतना बात ना करें, या फिर उनका असर इतना ज्यादा लड़कियों पर ना पड़े। एक तो इस तरीके का रह गया लड़कियों के लिए। और वहीं लड़कों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लड़के जो है वो बाहर खुले घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, उनका ओपन प्ले ग्राउंड है, ऐसा कोई कट नहीं है वर्ल्ड के बीच में और लड़कों के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। और शाम के टाइम क्या होता था, जब स्कूल खत्म होता था तो सारे बॉयज जो है वो बहुत सारी लड़कियों को जाते हुए देखते थे, मतलब कि द बॉयज वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। तो लड़के जो हैं वो लड़कियों को स्कूल से घर जाते समय देखते थे कि लड़कियां जो हैं सारी झुंड बना के नैरो स्ट्रीट्स पे, गलियों में से होकर लड़कियां सारी अपने घर जा रही हैं, इकट्ठा जा रही होती हैं, वो ग्रुप्स में जा रही होती हैं। और लड़के क्या करते हैं, वो बगल में खड़े रह के बस लड़कियों को ताड़ते हैं। अबे जो लड़के साइड में खड़े रहते हैं ये बहुत ही पर्पसफुल लग रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि ये कुछ चाहते हैं, इनका कोई एम है, ये कुछ करना चाहते हैं, इस तरीके से वो लड़के जो है वो खड़े दिखाई देते थे। अब ऐसा नहीं आप सोचो कि क्या हो गया लड़के खड़े हैं, तो हो सकता है वो इसलिए खड़े हों कि जब लड़कियां जाए तो वो स्ट्रीट पे खेल सकें, वो अपनी जो है बाइसाइकिल्स के साथ ट्रिक्स वगैरह कर पाए, स्टंट्स कर पाए। तो हो सकता है वो इसलिए लड़कियों का जाने का वेट कर रहे हों, बट ऐसा नहीं है, वो लड़के इसलिए नहीं खड़े रहते थे, उनका रीजन कुछ और ही रहता था। वो लड़के लड़कियों का जाने का वेट नहीं कर रहे होते थे, वो खेलने के लिए वेट नहीं कर रहे होते थे, वो लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ ताड़ ही रहे होते थे। और पर्पसफुल मतलब कि हो सकता है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों को परेशान करने के लिए खड़े हों, कि उनको टीज करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे। तो इस तरीके से जाती हुई लड़कियों के को लड़के जो है वो देखते रहते थे। अब लड़कियों के लिए जो स्ट्रीट है, जो गली है, वो सिंपल सा एक रास्ता है स्कूल से घर जाने के लिए, मतलब कि एक तरीके से ना दाएं देखो ना बाएं, बस सीधा स्कूल से निकलो और घर पहुंचो, घर से निकलो और स्कूल पहुंचो, इस तरीके का सिस्टम है लड़कियों के लिए। और जो लड़कियां हैं वो हमेशा ग्रुप्स में ही निकलती थी, वो घर से निकलती थी ग्रुप्स में स्कूल आने के लिए, और स्कूल से वो जब छुट्टी हो गई तब भी वो ग्रुप्स में से निकल रही हैं, मतलब सारी लड़कियां इकट्ठे होके जो है अपने घर जा रही हैं। अब ऐसा क्यों, लड़कियां ग्रुप्स में ही क्यों जा रही हैं? क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कोई उन्हें टीज ना कर दे, कोई उन्हें अटैक ना कर दे। क्योंकि अब देख रहे हैं ना कि लड़के भी जो है वहां पे खड़े हुए हैं, तो लड़के किस लिए खड़े हुए हैं? टीज करने के लिए, अटैक करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो वहीं अगर कोई अकेली लड़की कोई देख लेगा तो हो सकता है कोई लड़का उसे परेशान करे। वहीं अगर लड़कियां झुंड बना के जाएंगी तो उनका ये जो ऐसा चांसेस है बीइंग अटैक्ड और बीइंग टीज्ड, ये जो चांस है वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो मतलब सेफ फील करने के लिए लड़कियां जो है वो ग्रुप्स में घर से बाहर निकलती थी, स्कूल से घर जाती थी। तो जो मध्य प्रदेश के इस छोटे से टाउन की हमने जो स्टोरी पढ़ी, इससे हमें पता चला कि यहाँ लड़कों को एक तरीके से बहुत ज्यादा आजादी है, लड़के अपने आप को एकदम आजाद समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको प्रॉपर खेलने के लिए प्रॉपर ग्राउंड है, उनके लिए कोई कोर्टयार्ड वगैरह नहीं है। वहीं लड़कियों को बहुत ही कंजर्वेटिव करके रखा हुआ है, उनको थोड़ा सा ऐसे रखा जा रहा है कि वो ज्यादा बाहर की दुनिया में घुल ना जाए, क्योंकि लड़कों को अलग स्कूल में भेजा जा रहा है, लड़कियों को अलग स्कूल में। ठीक है, तो एक तरीके से जो सोसाइटी है वो ये नहीं चाहती कि जो बड़े लड़के हैं, बड़ी लड़कियां हैं, वो साथ में पढ़ें, वो साथ में बात करें। तो इस तरीके से सोसाइटी जो है वो नहीं चाहती, इसीलिए दोनों को अलग अलग स्कूल में भेजा है। अब इस टाउन की जो स्टोरी थी वो समोन आइलैंड से थोड़ी अलग थी। हमने देखा कि समोन आइलैंड में फिर भी इतना एक्सट्रीम लेवल का डिफरेंस नहीं था, वहां लड़कियों को भी बाहर जाने दिया, लड़कियों को भी फिशिंग के लिए जाने दिया, बट थोड़ा सा लेट जाने दिया।
बट यहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है मध्य प्रदेश की स्टोरी में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग सोसाइटीज में बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके से ग्रो होते हैं, उनका अलग अलग तरीके से सोसाइटी उनको ट्रीट करती है। बट ज्यादातर हमें क्या लगता है कि जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी हमें ट्रीट कर रही है, वैसे ही सभी बच्चों को ट्रीट किया जाता होगा, वैसे ही सभी बच्चे बढ़ते होंगे। अब हमें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हमारी सोसाइटी है वैसी ही सबकी होगी? क्यों? क्योंकि हम जो है सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही फेमिलियर होते हैं, हम सिर्फ अपनी सोसाइटी के बारे में जानते होते हैं, इसीलिए हम ऐसा सोच लेते हैं कि सभी लोगों को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता होगा। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग तरीके से लोग एक्सपीरियंस करते हैं। वहीं अगर हम टाइम का भी देख लें तो टाइम के हिसाब से भी ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इनमें चेंज आ जाता है कि हो सकता है हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हों उनके बचपन में जो एक्सपीरियंसेस रहे वो हमारे एक्सपीरियंस से काफी अलग हों, है ना। हो सकता है कि उनके बचपन में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो और आज हमारे बचपन में इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम जो है ये बिहेवियर, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो चेंज होते हैं। प्लेस टू प्लेस ये एक्सपीरियंसेस हमें चेंज होते हुए दिखाई देंगे। अब ऊपर के दोनों ही स्टोरीज से हमें पढ़कर ये तो पता चल गया कि जो सोसाइटी है वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन बनाती है, क्लियर डिफरेंस करती है बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो अब कहीं पे ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, कहीं पे हो सकता है डिफरेंस थोड़ा कम हो, बट ये जरूर है कि डिस्टिंक्शन तो होता है, डिफरेंसेस तो होते हैं। और ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डिस्टिंक्शंस हैं, लड़के लड़की में जो भेदभाव है, ये बहुत ही छोटी सी एज से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तभी उसे इस तरीके से बिहेव करने के लिए कहा जाता है कि तुम लड़के हो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम लड़की हो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, राइट। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है हमें खिलौने लाके देते हैं। तो खिलौने कैसे लाके देते हैं कि अगर कोई लड़का है तो उसे यूजुअली कार दी जाती है खेलने के लिए, वहीं अगर कोई लड़की है तो उसे डॉल्स दी जाती है। तो इस तरीके से शुरू से ही एक डिस्टिंक्शन बना के रखा जाता है लड़के और लड़कियों के बीच में। अब छोटा बच्चा है उसे तो तुम कार भी दे दो, डॉल भी दे दो, वो तो किसी से भी खेल लेगा, उसे क्या पता वो कौन है, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़का क्या होता है लड़की क्या होता है, एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता। वो तो पेरेंट्स हैं, वो तो बड़े लोग हैं जो कि उसको, लड़के को कार दे रहे हैं, लड़की को डॉल दे रहे हैं। अगर आप किसी को भी कुछ भी दे दोगे बच्चे तो उससे खेल लेंगे, बच्चे को मजा आएगा। बट वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों लड़की को डॉल दे रहे हैं, क्यों लड़के को कार दे रहे हैं? क्योंकि एक तरीके से वो बच्चों को अभी से तैयार कर रहे हैं कि उन्हें फ्यूचर में किस तरीके से रोल प्ले करना है। टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। टॉयज के जरिए जो पेरेंट्स हैं, जो एल्डर्स हैं, वो एक तरीके से ये बताना चाहते हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे, जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें अलग अलग रोल्स जो है वो प्ले करने होंगे। कि लड़की को डॉल दी जा रही है इसका मतलब लड़की को बड़े होके बच्चों की देखभाल करनी है, लड़के को कार दी जा रही है इसका मतलब कि उसे ड्राइव करना है, बाहर जाना है, जॉब पर जाना है। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी चीजों के जरिए जो है लोग हमें, हमारी सोसाइटी जो है ये हमें बताती है कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना होगा बड़े होके, तुम्हें इस तरीके से काम करना होगा, इस तरीके की ड्यूटीज बड़े होके निभानी होंगी। और ये जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टिंक्शन है, ये छोटी छोटी चीजों में किया जाता है और हर रोज ये डिस्टिंक्शन बहुत सारे लोगों को देखना पड़ता है। जैसे कि हर रोज हमें बताया जाता है कि भाई लड़कियों को इस तरीके से ड्रेस पहननी चाहिए, लड़कों को इस तरीके से ड्रेस पहननी चाहिए, लड़कियों को इस तरीके से चलना चाहिए। अगर कोई लड़की बहुत जोर जोर से हंस रही होती है तो उसे बोला जाता है कैसे हंस रही हो, थोड़ा आराम से हंसो। अगर कोई लड़की बहुत जोर जोर से बात कर रही होती है तब उसे कहते हैं कि कैसे पागलों की तरह बात कर रही है, थोड़ा तहजीब से बात कर, थोड़ा आराम से बात कर। वहीं अगर कोई लड़का सॉफ्टली बोल देगा तो क्या बोला जाता है, कैसे लड़कियों की तरह बात कर रहा है, थोड़ा मर्दाना बन, जोर से बोल। तो इस तरीके से सोसाइटी हमें बताती है कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना है और तुम्हें इस तरीके से। तो लड़के लड़कियों को अलग अलग तरीके से बिहेव करने के लिए बोला जाता है। बट जिस तरीके से हमें बचपन में ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से हमें खिलौने दिए जा रहे हैं, जिस तरीके की बातें हमें बताई जा रही हैं कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना है, लड़कों को इस तरीके से, लड़कियों को इस तरीके से, तो ये सभी चीजें जो हैं ये हमारे फ्यूचर को डेफिनेटली बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगी। बचपन में हमें बताया ही इसलिए जा रहा है ताकि बड़े होके हम अपने रोल्स जो है वो निभा पाए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो रोल्स हैं उन्हें निभा पाए। बट इस तरीके का जो बिहेवियर है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। कैसे अफेक्ट कर सकता है कि मान लो कोई लड़की है, वो खेलने में बहुत ज्यादा अच्छी है, उसमें पोटेंशियल है, वो अच्छा स्पोर्ट्स में कर सकती है, ठीक है। बट उसकी फैमिली जो है, उसकी सोसाइटी जो है वो क्या कह रही है कि नहीं लड़कियों को ये गेम नहीं खेलने चाहिए। मान लो कोई लड़की फुटबॉल खेल रही है तो कहेंगी लड़कियों का गेम नहीं है फुटबॉल, लड़कियां नहीं खेलती, तुम कुछ और खेलो, तुम कुछ और करो, तुम्हें स्पोर्ट्समैन बनने की जरूरत नहीं है, लड़के बनते हैं स्पोर्ट्समैन। मान लो इस तरीके से बोला जा रहा है, तो वहीं उस लड़की में क्षमता थी एक अच्छा खिलाड़ी बनने की, एक अच्छा फुटबॉलर बनने की, बट सोसाइटी की वजह से उसको
अपना सपना पूरा करने की जो चांसेस है वो नहीं मिले, या फिर उसका जो पोटेंशियल था वो उसको नहीं यूज कर पाई। वही मान लो कोई लड़का है, उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, या उसको ऐसा है कि वो बहुत अच्छा खाना बना सकता है, बहुत अच्छा डांस कर सकता है, बट सोसाइटी क्या कह रही है, ये काम तो लड़के लड़कियां करती हैं, लड़कों का थोड़ी है, लड़के थोड़ी डांस करते हैं, लड़की लड़के थोड़ी खाना बनाते हैं, ये काम तो लड़कियों का है, लड़कियां खाना बनाती हैं, लड़कियां डांस करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिस लड़के में पोटेंशियल था, वो अच्छा कुक बन सकता है, वो इस फील्ड में अपना करियर जो है वो बना सकता था, वो एक अच्छा डांसर बन सकता था, बट सोसाइटी की वजह से वो नहीं कर पाया, अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाया। सो लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द करियर्स वी कैन चूज। तो इस तरीके से बचपन में जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके की चीजें हमें बोली जाती हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इस चीज की वजह से हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। आप इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई हमें किस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। कि बहुत बार क्या होता है कि जब बच्चे 11th में पहुंचते हैं, जब उन्हें अपने सब्जेक्ट्स, अपनी स्ट्रीम्स चूज करनी होती है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस वगैरह में चूज करना होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, मान लो कोई लड़की साइंस लेना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, तो उसके पेरेंट्स उसको नॉर्मली क्या कहेंगे कि इंजीनियरिंग वगैरह लड़के करते हैं, तुम डॉक्टर बनो, तुम बायोलॉजी लो, तुम मैथ्स मत लो, इस तरीके से बोला जाता है। तो जबकि वो पढ़ना चाहती थी, मैथ्स बनना चाहती थी, इंजीनियर, बट उसको अपने पेरेंट्स की वजह से, अपने सोसाइटी की वजह से क्या करना पड़ा, अपने इंटरेस्ट से एकदम अलग चीज लेनी पड़ी, उसे डॉक्टर वाली लाइन में जाना पड़ा। तो उसका जो करियर है वो पूरा चेंज हो गया, उसकी जो लाइफ है, जो वो करना चाहती थी अपने मनपसंद चीज, वो नहीं कर पाई। तो इस तरीके से हमारी लाइफ जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से। अब ज्यादातर सोसाइटीज में क्या होता है कि जो रोल्स मेन प्ले करते हैं और जो वो रोल्स वुमेन प्ले करती हैं, मतलब कि आदमियों द्वारा जो काम किया जा रहा है और औरतों द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसमें डिफरेंस किया जाता है। दोनों कामों को इक्वली वैल्यू नहीं दी जाती। अब जैसे कि सोसाइटी जो है हमें कहती है कि जो लड़कियां हैं उन्हें अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करनी है, उन्हें बड़े होके बच्चों की देखभाल करनी है, किचन में काम करना है, खाना बनाना है। वही लड़के जो हैं उन्हें बाहर जाके काम करना है, उन्हें जॉब करनी है, पैसा कमाना है। तो नॉर्मली सोसाइटी हमें ये कहती है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो मेन एंड वुमेन बन जाते हैं, तो अब मान लो सिचुएशन क्या है कि लड़की जो है वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, वो अपना, उसके बच्चे हो गए, वो अपने घर वर संभाल रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, वो खाना बना रही है, मतलब पूरा जो होम मेकर है वो अपना वो काम कर रही है, शी इज अ होम मेकर। बट वही जो आदमी है वो क्या कर रहा है, वो अपने जॉब पे जा रहा है, पैसे कमा के ला रहा है, ठीक है। बट सोसाइटी जो है वैल्यू किसे कर रही है, वो कह रही है कि काम तो आदमी कर रहा है, तू तो घर पे बैठ के खा रही है बस। समझ रहे हो कि किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि लड़की जो है वो सिर्फ वेली बैठी है घर पे, वो फ्री नहीं बैठी, शी इज ऑल्सो डूइंग सम वर्क एंड दैट हैज अ वेरी हाई वैल्यू। कि आप अपनी मम्मी के बिना कोई काम कर सकते हो? आपको खाना बना के कौन देगा? आपको रोज मम्मी तैयार करती है, तो क्या उनकी काम की कोई कीमत नहीं होती, उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती? तो सोसाइटी जो है वो वुमेन को जो काम कर रही है उस वुमेन के काम को वैल्यू नहीं देती, कहती कि तुम क्या काम कर रही हो, घर ही तो संभाल रही हो, इसमें क्या है। और वहीं आदमी जो है अगर वो ऑफिस जा रहा है, पैसे मतलब बाहर जा रहा है, पैसे कमा के ला रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, अब इस बारे में हम डिटेल में एक स्टोरी के माध्यम से, माय मदर डज नॉट वर्क, ये जो स्टोरी है, इससे इसके हेल्प से हम जानेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी में वुमेन के काम को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। सो लास्ट वीडियो के एंड में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मेन का काम जो है और वुमेन का काम है उन्हें इक्वली नहीं समझा जाता। मेन के काम को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, वुमेन के काम को वैल्यू नहीं दी जाती। तो इसी से रिलेटेड हम एक स्टोरी पढ़ेंगे कि क्या सच में वुमेन काम करती हैं। मतलब कि हम लोग के सबके मन में एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो हमारी मदर्स होती हैं, जो कि किसी ऑफिस में नहीं जा रही हैं काम करने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि वो काम नहीं करती हैं। बट क्या सच में ऐसा है? क्या वो बिल्कुल काम नहीं करती? क्या वो सिर्फ और सिर्फ खाली बैठी रहती हैं? तो इस स्टोरी से हमें ये जो चीज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जो हाउसवाइफ्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, कि वो भी काम करती हैं। सो स्टोरी का नाम है माई मदर डज नॉट वर्क। तो मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट आवर मदर्स डोंट वर्क। तो ये सोनाली है और ये उसकी मम्मी है। तो सोनाली अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी, हम लोग स्कूल एक्सकर्शन पे जा रहे हैं और रोजी मैम को वॉलंटियर्स चाहिए, तो क्या आप एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर हमारे साथ वॉलंटियर करने चलोगी? फिर सोनाली कहती है कि मम्मी, जो हरमीत की मम्मी है वो हमेशा एक्सकर्शन पे आती हैं, वॉलंटियर करती हैं, तो आप क्यों नहीं आती? और वो एक्सकर्शन पे हर बार इसलिए आ पाती हैं क्योंकि वो कोई काम नहीं करती, तो इसलिए आप भी एक दिन छुट्टी ले लो और हमारे साथ एक्सकर्शन पे चलो। तो सोनाली के अकॉर्डिंग हरमीत की जो मदर है वो काम नहीं करती, शी डजंट वर्क। तो फिर सोनाली की जो मम्मी है वो क्या कहती हैं, सोनाली हाउ कैन यू से दैट, कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि हरमीत की जो मदर है वो काम नहीं करती?
यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM। तो हरमीत की जो मदर है उसका नाम है जसप्रीत। तो सोनाली की मम्मी बोलती है कि जो जसप्रीत आंटी है वो 5 AM उठ जाती है, सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, तुम्हें पता है ना। और सुबह 5 बजे उठ के वो घर के सारे काम करती हैं। फिर सोनाली कहती है हाँ ठीक है, बट वो कोई रियल काम थोड़ी है, मतलब उसे हम काम थोड़ी कह सकते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ घर का काम है। तो सोनाली के लिए घर का जो काम है वो रियल काम नहीं है। फिर सोनाली की मम्मी उससे कहती है अच्छा तो तुम ऐसा सोचती हो। तो एक काम करते हैं, जसप्रीत आंटी के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं। तो फिर वो जसप्रीत के घर चले जाते हैं एंड एट सिंग्स हाउस। तो वहां पे सब लोग जो है इकट्ठे हो रखे हैं और सोनाली की मम्मी जो है वो क्या कहती हैं, हर्षरण सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। तो हर्षरण कौन है, जसप्रीत के हस्बैंड है हर्षरण। तो सोनाली की मम्मी जो है वो बोल रही हैं कि हर्षरण, मेरे बच्ची को लगता है, मेरी बेटी सोनाली को ये लगता है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो कोई भी काम नहीं करती, वो वर्किंग पर्सन नहीं है। फिर जसप्रीत का जो बेटा होता है वो कहता है कि बट इजंट दैट करेक्ट आंटी। वो सोनाली की मम्मी को कहता है कि बट आंटी क्या ये सही नहीं है, मेरी मम्मी जो है वो एक वर्किंग पर्सन नहीं है, सोनाली तो ठीक बोल रही है। माई मदर इज अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। मेरी मम्मी जो है वो एक हाउस वाइफ है और वो कोई काम नहीं करती। फिर सोनाली की मम्मी जो है वो जसप्रीत को क्या कहती है कि देन जसप्रीत व्हाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो सोनाली की मम्मी कह रही है जसप्रीत को कि ठीक है जसप्रीत, तो तुम एक काम करो ना, तुम एक दिन के लिए रिलैक्स कर लो, एक दिन के लिए आराम करो और इन लोगों को सारा काम जो है वो करने दो, थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो फिर जसप्रीत कहती है कि ठीक है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो फिर कल से मैं एक स्ट्राइक पे चली जाऊंगी, मतलब कि कल से वो काम नहीं करेगी, एक दिन के लिए ही, टुमारो के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए वो जो है वो स्ट्राइक पे जाएगी और काम नहीं करेगी, ताकि जो है उसके बच्चों को ये समझ आ पाए कि वो सच में काम करती है। तो उसके बच्चे जो हैं वो ये सुन के बड़ा ही खुश होते हैं, वो कहते हैं व्हाट फन, मतलब कि बड़ा ही मजा आएगा, ये तो बड़ा ही मजेदार रहेगा, हम लोग सब चीजों की देखभाल कर लेंगे, हम सब चीजें संभाल लेंगे पापा के साथ मिलकर। फिर अगले दिन जसप्रीत के जो हस्बैंड है उन्हें ऑफिस जाना होता है, जो बच्चे होते हैं हरमीत और उसके भाई को स्कूल जाना होता है। तो हर्षरण जो है वो क्या कहता है, ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज माय ब्रेकफास्ट। कि अरे टाइम देखो, बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूं मैं, और मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, मेरा नाश्ता कहाँ है, अभी तक बच्चे रेडी क्यों नहीं हुए। फिर जसप्रीत कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, आज तो मैंने कोई काम ही नहीं करना, याद भी है तुम्हें, और मैं तो स्ट्राइक पे हूँ ही हूँ, और इसके साथ साथ मंगला जो है वो भी आज छुट्टी पर रहेगी, मतलब कि इनकी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो भी छुट्टी पर रहेगी, तो जसप्रीत भी कोई काम नहीं करेगी और जो उनकी डोमेस्टिक हेल्पर है मंगला वो भी काम नहीं करेगी। तो सारा काम जो है किसको संभालना था, हर्षरण और उसके बच्चों को। इतने में ही बस की जो है वो हॉर्न की आवाज आ जाती है और फिर हर्षरण क्या कहता है, ओहो दैट्स द स्कूल बस, कि स्कूल बस की भी आवाज आ गई, स्कूल बस भी आ गई और बच्चे तो अभी तक तैयार भी नहीं हुए, इसका मतलब मुझे ही आज इन्हें कार में छोड़ना पड़ेगा। तब तक देखो ये जो बेटा था जसप्रीत का वो भी सिर्फ ब्रश ही कर रहा है, बस भी आकर बाहर खड़ी हो गई, बट ही इज नॉट रेडी येट। तो जो हर्षरण है वो कहता है कि अरे जल्दी जल्दी करो और हरमीत को बोलना कि वो पंप ऑन कर दे। तो इस तरीके से मतलब बेसिक कन्वर्सेशन दिखाई हुई है। फिर जब ये लोग निकलने लगते हैं, हर्षण और जब बच्चे जो है वो निकलने लगते हैं, तो जसप्रीत बोलती है कि बच्चों के लंच बॉक्स का क्या, नाश्ता तो दिया ही नहीं इनको, टिफिन तो दिया ही नहीं। तो हर्षण जो है वो कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया इस बारे में, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़े से इनको पैसे दे दूंगा और ये लोग कैंटीन से जो है कुछ खा लेंगे। फिर बच्चे कहते हैं कि मम्मी ने हमें ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। तो मम्मी जो है वो मम्मी ही रहेगी, कि उन्हें पता था कि उनके जो फादर हैं हर्षरण जो है वो नाश्ता नहीं बना पाएगा और बच्चों को बिना टिफिन के ही घर से जाना पड़ेगा। तो उसने पहले ही, जसप्रीत ने पहले ही अपने बच्चों को पैसे दे दिए। ठीक है, अब 6 बज जाते हैं शाम के, हर्षण जो है वो वापस आता है, वो कहता है कि आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, हाउ अबाउट सम टी, मतलब कि एक चाय हो जाए कैसा रहेगा। फिर वो कहता है ओ आई फॉरगेट, मैं भूल ही गया कि तुम तो स्ट्राइक पे हो, कोई बात नहीं मैं खुद से बना लूंगा। फिर हर्षण कहता है कि घर देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई तूफान ही आ गया हो, वॉज हिट बाय अ हरिकेन। हरिकेन क्या होता है, जैसे कि तूफान आ गया हो, बवंडर आ गया हो। जसप्रीत कहती है कि और क्या, तुम्हें क्या लगा जैसा तुम घर छोड़ के जाओगे घर वैसा ही रहेगा, अब बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया होगा घर, अब जब मम्मियां काम करती हैं तो घर को भी सेट करती हैं, सारी चीजों को जो हमने फैला दी होती हैं वो वापस से सेट करती हैं, घर को पूरा साफ करती हैं, ठीक करती हैं। बट क्योंकि जसप्रीत जो है वो स्ट्राइक पे जा चुकी थी, तो घर जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बच्चों ने अगर घर की हालत खराब कर दी है तो वो खराब ही रहेगी।
अब हर्षरण जो है वो चाय बनाने के लिए चला जाता है और वो बोलता है, हरमीत वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, कि भाई ये चाय पत्ती कहाँ है। अब आज तक सर कभी किचन में घुसे हो तब ना उन्हें पता हो कि टी लीव्स कहाँ है, तो ये भी नहीं पता उसकी टी लीव्स कहाँ रखे होते हैं उनकी किचन में। तो वो जो है वो चिल्ला रहा है कि भाई चाय पत्ती है कहाँ। तो फिर जसप्रीत सोचती है, आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब क्या ये अब भी ऐसा सोचते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती। तो जसप्रीत जो ऐसा सोच रही होती है और वो ये उम्मीद कर रही होती है कि अब उसके घर वालों को ये समझ आ गया होगा कि वो भी काम करती है। और अब मुझे इन्हें ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि आज चाचा जी एंड चाची जी जो हैं वो डिनर के लिए आ रही हैं। मतलब कि इन्हें एक और काम बताना है कि भाई चाचा जी एंड चाची जी जो हैं वो डिनर के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हें खाना भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, घर जो फैला हुआ है वो सेट करना पड़ेगा, मतलब काम जो है तुम्हें अभी अच्छे से करना पड़ेगा। तो पूरी जो ड्यूटी है जो जसप्रीत पहले करती थी और एक दिन के स्ट्राइक पे जाने के कारण उनका घर जो है वो पूरा डगमगा गया, चीजें जो है वो अस्त व्यस्त हो गई, सबको सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, बच्चे बिना टिफिन के स्कूल गए, हर्षरण को आके चाय खुद बनानी पड़ रही है और उसको चाय पत्ती भी नहीं मिल रहे। तो इससे जो है उम्मीद करते हैं कि जसप्रीत के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें पता चल गया होगा कि जसप्रीत जो है वो काम करती है और उसका जो काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर अब भी आप ये सोचते हो कि आपकी मम्मी जो है वो कोई काम नहीं करती, तो कोई बात नहीं, आपकी मम्मी को भी बोलो जसप्रीत की तरह कि एक दिन के लिए वो भी स्ट्राइक पे चले जाएं और सारे काम आप संभालोगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप जो है वो कितना काम करते हैं, कितना आप अच्छे से घर संभाल पाते हैं, जो कि पहले मम्मी अच्छे से कर लेती थी। और फिर अपने आप अपने मम्मी के काम को वैल्यू करने लगोगे। So valuing housework, Harmeet's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. तो हरमीत की जो फैमिली है उसको लगता था कि हरमीत की जो मम्मी है जसप्रीत जो है, जसप्रीत घर में जो भी काम करती है वो कोई रियल काम नहीं है, वो तो सिर्फ एक हाउस वर्क है, वो कोई हकीकत का काम थोड़ी है। जसप्रीत के फैमिली मेंबर्स के हिसाब से हकीकत का काम, रियल वर्क क्या होगा कि तुम ऑफिस जाओ, बैग वैग लेके ऑफिस जाओ, कंप्यूटर्स पे वर्क करो, मतलब कि घर से बाहर निकल के जो काम होगा सिर्फ वही काम है। घर के अंदर जो काम होता है वो काम नहीं था उनके अकॉर्डिंग। अभी जो फीलिंग है दैट इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जसप्रीत की फैमिली में ही ऐसी फीलिंग देखने मिल रही थी, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क like looking after the family, especially children, the elderly and sick members lie with the women. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत की फैमिली में ऐसा था कि उसके काम को वैल्यू नहीं दी जाती, बल्कि ज्यादातर पूरे दुनिया में हमें ये देखने मिलता है कि घर को संभालने की जो जिम्मेदारी है, केयर गिविंग टास्क है, मतलब कि किसी की देखभाल करने वाला काम जो होता है, चाहे बच्चों की देखभाल हो, बड़े बूढ़ों की देखभाल हो, कोई बीमार पड़ गया है उसकी देखभाल करने का काम जो है वो ज्यादातर विमेन ही करती हैं, औरतें ही करती हैं। बट फिर भी हमें ये देखने मिल रहा है कि जो काम विमेन घर में करती हैं उसे वैल्यू नहीं दी जाती। मतलब कि विमेन इतना सारा काम करती हैं, वो पूरे घर को संभालती हैं, वो केयर करती हैं बच्चों की, बूढ़ों की, किसी बीमार की वो केयर करती हैं, खाना बनाती हैं, साफ सफाई करती हैं, मतलब पूरा काम करती हैं, बट फिर भी उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती। इट इज ऑल्सो assumed that this is something that comes naturally to women। और साथ ही साथ ये भी सोचा जाता है कि जो घर को संभालने वाला काम है, लोगों की देखभाल वाला काम है, खाना पकाने का जो काम है, ये सभी काम जो है वो वुमेन को नेचुरली करने आने चाहिए। वो काम जो है इन सभी कामों को करने के लिए ही वुमेन बनी है, तो ऐसा सोचा जाता है। पहले तो वुमेन के काम को वैल्यू नहीं दी जाती और ऊपर से ये माना जाता है कि ये जो काम है जो हाउसवाइफ करती है वो हाउसवाइफ को ही करना चाहिए, इनकी ड्यूटी है एक तरीके से ये सब करने की। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर। और इसीलिए लोग क्या सोचते हैं कि विमेन जो काम करती हैं उनको पैसा देने की जरूरत थोड़ी है उस काम के लिए, कि ये काम जो है वो नेचुरल है विमेन के लिए। एक विमेन है, उसका काम ही क्या होता है, घर को संभालना, तो ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि इसके लिए पैसा दिया जाए उसको। तो ऐसा लोग सोचते हैं एंड सोसाइटी डीवैल्यूज दिस वर्क। और जो हमारी सोसाइटी है वो विमेन के काम को वैल्यू नहीं देती। अब आप एक बात बताओ कि आपकी मदर जो है वो घर में काम कर रही है, वो तो ठीक है, बट मतलब आपके अकॉर्डिंग अभी वो जो है वो इतना वैल्यूएबल नहीं है। बट वहीं आप एक डोमेस्टिक हेल्प को रखते हो, आपने एक मेड रख ली जो कि घर का सारा काम करेगी। मान लो आपकी मम्मी जो है अभी घर का काम नहीं कर रही है, अब जो डोमेस्टिक मेड आपने बुलाई है, जो हेल्पर बुलाई है, वो आपका सारा काम करेगी, वो खाना बनाएगी, वो बर्तन धोएगी, वो झाड़ू पोछा करेगी, घर को सेट करेगी, साफ करेगी, ठीक है। तो वो ये सारे काम करेगी जो पहले आपकी मम्मी किया करती थी, मान लो। बट क्या वो ये सभी काम फ्री में करेगी?
वो जो डोमेस्टिक हेल्पर है वो तो आके बोलेगी ना कि भाई पैसे निकालो, ये सब काम मैं मुफ्त में थोड़ी करूंगी, मेरे को तो मेरे काम की पैसे चाहिए, मैं मेहनत कर रही हूँ। मतलब कि जब सेम काम एक डोमेस्टिक हेल्पर ने किया तो हम उसको पैसे दे रहे हैं। अब वही सेम काम और भी अच्छे से दिल से जब हमारी मम्मियां करती हैं, हम उस काम को वैल्यू नहीं देते। भाई भले ही महीने से महीने पैसे मत दो, बट वैल्यू तो हम दे सकते हैं ना, रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं ना कि हाँ मम्मी आप भी काम करती हो, थोड़ा हम भी आपकी हेल्प करवा दें, आप भी काम करती हो, आप भी एक दिन छुट्टी पे रहो। जिस तरीके से ऑफिस वाले जो है वो छुट्टी लेते हैं ना सैटरडे संडे की, मम्मियों की तो वो भी छुट्टी नहीं रहती। सैटरडे संडे को क्या मम्मी कभी लीव लेती है कि चलो आज सैटरडे संडे है, वीकेंड है, मैं भी इंजॉय करूंगी, तुम सब सारे काम खुद करो। तो मदर्स की तो जो जॉब है वो 24/7 360 डेज है, 365। तो मतलब पूरे साल जो है मदर्स जो है कंटिन्यूअसली काम करती हैं। अगर वो खुद भी बीमार होती हैं फिर भी वो हमारे लिए टिफिन बना के देती हैं, और हम लोग उनके काम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। वुमेन जो है वो जो भी काम करती हैं, चाहे घर से बाहर चाहे घर के अंदर, सभी काम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे कोई घर से बाहर काम कर रहा हो, मेन हो वुमेन हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी वैल्यूएबल है। और वुमेन चाहे मेन भी हो, बहुत सारे ऐसे मेन भी होते हैं, वैसे कम होते हैं जो कि घर में काम करते हैं, घर में एक केयर गिविंग वगैरह वाला काम करते हैं। तो अगर कोई भी इंसान घर में भी काम कर रहा है, खाना बना रहा है, केयर गिविंग टास्क कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसके काम की कोई वैल्यू नहीं है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, बहुत ही वैल्यूएबल काम कर रहा है, राइट। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या हमारी जो मदर्स हैं वो काम करती हैं, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हमें पता चला कि भाई वैल्यू तो बहुत होती है, एंड the work they do is really very important for us and we should respect their work. और जसप्रीत वाली कहानी में हमने बीच में ये भी पढ़ा कि जसप्रीत ने बोला था कि मैं तो आज स्ट्राइक पे हूं ही हूं, और मेरे साथ साथ मंगला जो है वो भी स्ट्राइक पे है। तो मंगला कौन थी? मंगला जसप्रीत की डोमेस्टिक हेल्पर थी। तो हमने देखा कि बहुत सारे घरों में डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं जो कि घर के बेसिक काम जो है वो करते हैं। खाना बनाना हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े धुलना हो गया, मतलब इस तरीके से बहुत सारे काम जो है डोमेस्टिक हेल्पर्स करते हैं। और मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया था मदर्स के काम के वैल्यू को लेकर कि अगर कोई डोमेस्टिक हेल्पर आती है हमारे घर में तो हम उसको पैसे देते हैं, और वही हमारे जो मदर हैं उनको हम वैल्यू तक नहीं देते, मतलब कि उनके काम को वैल्यू तक नहीं देते। अगर सेम काम कोई डोमेस्टिक हेल्पर कर रही है तो हम उसको पैसे देते हैं कि भाई पैसा जा रहा है, इसका मतलब आप वैल्यू कर रहे हो। बिना वैल्यू किए तो आप पैसे नहीं दे रहे, मतलब आप उसके काम को वैल्यू कर रहे हो। वहीं अगर आप सेम काम जो है आपकी मदर करती है तो आप वैल्यू नहीं करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो। बट क्या होता है कि जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उनके काम को भी इतना ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता। मतलब कि उनके काम को वैल्यू दी जा रही है, डेफिनेटली वैल्यू दी जा रही है कि मदर्स जो काम कर रही हैं उससे ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, बट जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए उतनी नहीं दी जा रही, राइट। सो उसी से रिलेटेड हमारा ये वाला जो सेक्शन है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, तो इसमें हम एक मिलानी की जो है कहानी पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसके एक लाइफ का हिस्सा पढ़ेंगे, उसका एक्सपीरियंस पढ़ेंगे कि उसका एज अ डोमेस्टिक वर्कर क्या एक्सपीरियंस रहा। और हम जानेंगे कि किस तरीके से डोमेस्टिक वर्कर्स का जो काम है उसको भी इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, ठीक है। सो नॉर्मली हमें देखने क्या मिलता है कि जो विमेन है वो ज्यादातर डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह काम करती हैं, ठीक है। हमें ज्यादातर क्या देखने मिलती है कि जो विमेन है, औरतें हैं, वो डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करती हैं, वो हमें घर में मदद करती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, उनसे भी डोमेस्टिक हेल्प के काम करवाए जाते हैं। अब क्या होता है कि काम तो करवाते हैं भाई, जो डोमेस्टिक हेल्पर है उसको भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बट उनको वेजेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम दी जाती हैं। वेजेस मतलब तनख्वाह, जो उनकी तनख्वाह है, इनकम है, वो बहुत ही ज्यादा कम दी जाती है। और एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। अब पैसे कम क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं की जाती, बहुत कम वैल्यू की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मदर डज नॉट वर्क वाली स्टोरी थी उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि जो माय मदर डज नॉट वर्क वाली स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जो सोसाइटी है वो एक हाउसवाइफ के काम को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती, जीरो वैल्यू देती है कि क्या वैल्यू है, मतलब क्या ही काम कर रहे हो, इस तरीके का बिहेवियर हाउसवाइफ के काम की तरफ रहता है। वहीं डोमेस्टिक वर्कर्स जो काम करते हैं उनको थोड़ी वैल्यू दी जाती है, मतलब कि जीरो नहीं, जीरो से थोड़ी ऊपर थोड़ी वैल्यू दी जाती है, बट अगेन जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं दी जाती।
और क्योंकि बहुत कम वैल्यू किया जाता है तो जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उन्हें पैसे भी बहुत कम दिए जाते हैं कि जितने उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से जो वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा एज वेजेस उन्हें नहीं दिया जाता। एक डोमेस्टिक वर्कर का जो दिन है वो सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भी चल सकता है। मतलब कि अगर हमारे पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं तो क्या होता है 9 to 5 जॉब, कि मान लो उन्हें 9 बजे से ऑफिस में पहुंचना है तो ज्यादा से ज्यादा वो 8 बजे चलो निकल जाएंगे अगर घर दूर है तो, अगर ऑफिस दूर है तो 8 बजे वो घर से निकले, 9 बजे वो ऑफिस पहुंच जाएंगे और फिर 9 to 5 5 बजे उनके ऑफिस से छुट्टी होगी, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक वो घर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब वो घर से बाहर कितनी देर रहे, अगर हम वैसे कहें कि उन्होंने टाइम कितना बिताया, लगभग 8-10 घंटे बिताए। बट वहीं जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा टाइम जो है अपने काम को देना पड़ता है। सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उन्हें ऑन ड्यूटी रहना पड़ सकता है। अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी ज्यादातर क्या होता है कि ये जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं उनके एम्प्लॉयर्स, मतलब कि जिनके घर वो डोमेस्टिक हेल्पर्स काम कर रही हैं, वो घर वाले जो हैं इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देते, उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते। दिस इज व्हाट मिलानी, अ डोमेस्टिक वर्कर, हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। तो मिलानी जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है, डोमेस्टिक हेल्पर है, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि जब दिल्ली में वो एक डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करती थी तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी दैट वाज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3 storied हाउस। तो मिलानी बताती है कि उसकी जो फर्स्ट जॉब थी, पहला जो उसने काम किया था वो एक अमीर घर में किया था, और वो जो घर था वो लगभग 3 मंजिला इमारत में था। ठीक है, वो जो फैमिली थी वो लगभग 3 मंजिला इमारत में रहती थी। जो मेम साहिब थी वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती थी। वो किसी भी काम को कराने के लिए बहुत जोर से चिल्लाती थी, कि मतलब अगर उसको कोई भी काम करवाना है तो वो बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही तेज जो है वो चिल्लाती थी। मिलानी का जो काम था वो ज्यादातर किचन में रहता था, खाना पकाने का रहता था, और मिलानी के अलावा वहां पे 2 और लड़कियां थी जो कि साफ सफाई का काम करती थी। ठीक है, तो इन तीनों का ही जो दिन है वो लगभग 5 बजे से शुरू हो जाता था, उन्हें 5 बजे उठना पड़ता था। ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में उन्हें 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी मिलती थी। उन्हें तीसरी रोटी भी नसीब नहीं होती थी, मतलब कि सुबह सुबह वो नाश्ते में क्या खाती थी, 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी, और तीसरी रोटी भी वो नहीं खा सकती थी चाहे उन्हें कितनी भूख लगी हो। और शाम को क्या होता था, जब मिलानी खाना पकाती थी तो वो दूसरी लड़कियों को एक एक एक्स्ट्रा रोटी दे देती थी, क्योंकि वो जो लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा उससे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज हमारे लिए एक रोटी एक्स्ट्रा बना दो, मतलब भूख लगती है। और मिलानी जो है वो सीक्रेटली, छुपके से सभी के लिए, तीनों के लिए एक एक रोटी जो है वो एक्स्ट्रा बना देती थी। अब बनानी पड़ती थी भाई, बहुत ज्यादा भूख लगती थी, पूरा दिन थके रहो, काम करते रहो, तो पूरे दिन जो है वो काम करके बहुत ज्यादा थक जाती थी, तो भूख भी लगती थी, तो इसीलिए मिलानी जो है वो अपने लिए और बाकी 2 लड़कियों के लिए भी एक एक रोटी एक्स्ट्रा बना देती थी। फिर मिलानी बताती है कि उन तीनों को ही चप्पल पहनने के लिए अलाउड नहीं था घर में, मतलब कि घर में वो लोग चप्पल नहीं पहन सकते थे। अब गर्मियों के टाइम तो चलो ऐसा लगता है कि ठीक है नॉर्मल है, मतलब कि वैसे प्रॉब्लम तो कभी कभी फिर भी हो सकती है नंगे पांव चलने में, बट ठंडियों के समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि फर्श जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो मिलानी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि क्योंकि उनकी जो मेम साहिब थी वो चप्पल नहीं पहनने देती थी घर में, तो उसकी वजह से ठंडियों में क्या होता था, पैर जो है वो पूरे सूज जाते थे ठंडे फर्श पे चलने की वजह से। मिलानी के जो पैर हैं वो बहुत ज्यादा सूज जाते थे। मिलानी जो है वो अपने मेम साहिब से, अपने एम्प्लॉयर से बहुत ज्यादा डरती थी, और उस पर गुस्सा भी आता था। मिलानी को अपने एम्प्लॉयर पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था और ह्यूमिलिएटेड फील करती थी, मतलब कि जो उनकी एम्प्लॉयर है वो उन्हें बिल्कुल भी इज्जत से ट्रीट नहीं करती थी, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती थी। इस वजह से उन्हें ह्यूमिलेटेड फील होता था, शर्मिंदा होना पड़ता था। फिर मिलानी कहती है, डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम पूरे दिन काम नहीं करते? डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या हमें कोई हक नहीं है कि हमें इज्जत से ट्रीट किया जाए? तो मिलानी के जो सवाल हैं वो बहुत ही ज्यादा करेक्ट हैं कि क्या एक डोमेस्टिक हेल्पर जो काम करता है क्या वो कोई काम नहीं है, क्या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? तो कि जैसा कि हमने हाउसवाइफ के केस में पढ़ा था, जिस तरीके से हाउसवाइफ का जो काम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वैसे ही एक डोमेस्टिक हेल्पर जो काम करता है उसको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक डोमेस्टिक हेल्पर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घर में जो डोमेस्टिक हेल्प होती है उसको पैसा दे रहे हैं, मान लो कि उसको वेजेस भी ठीक ठाक दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, बट रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दे रहे।
मतलब कितने गंदे तरीके से बात करेंगे, चिल्लाएंगे, उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, उसको मारेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मारते पीटते भी हैं, तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। तो जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उनको भी पूरा हक है कि उनको इज्जत से ट्रीट किया जाए। अब जिस काम को हम बहुत ही आसानी से हाउस वर्क कह देते हैं कि ये तो हाउस वर्क है, ये तो घर का काम है। अब घर के काम में बहुत सारे काम इन्वॉल्व होते हैं। घर का काम कोई एक काम नहीं होता, घर के काम में बहुत सारे काम आते हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। और ये जो घर के काम हैं इनमें भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें की हैवी फिजिकल वर्क की जरूरत होती है। मतलब कि तुम्हें फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है कि तुम्हें कोई भारी भरकम चीज उठानी हो, ठीक है, तो फिजिकली एक्टिव वाला भी काम होता है। हैवी फिजिकल वर्क जो है कभी कभी करना पड़ता है एक हाउस वर्क करने वाले इंसान को। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। अब जैसे कि बहुत सारे, जैसे हम कह रहे हैं ना कि हाउस वर्क बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि फिजिकल वर्क इन्वॉल्व होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे रूरल एंड अर्बन एरियाज हैं, शहरी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहां पे औरतों को, लड़कियों को बहुत दूर दूर जा जाके पानी लाना पड़ता है। लोग दिन में 10-10 किलोमीटर चल के पानी लाते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी मेहनत का काम है। गांव वाले इलाकों में जो लड़कियां हैं, जो विमेन हैं, उन्हें फायरवुड जो है वो उठा के लानी पड़ती है। जो चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ियां हैं वो उन्हें इकट्ठी करनी पड़ती हैं और फिर उस भारी से लकड़ियों को, इतनी हैवी लोड को उठा के घर तक आना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जैसे कि कपड़े धोना हो गया, साफ सफाई हो गया, स्वीपिंग हो गया, कोई भारी चीज को जो है उठाना हो गया, एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग। तो ये सभी जो काम है उनमें झुकना पड़ता है आपको बहुत ज्यादा, मतलब फिजिकली इन्वॉल्व रहना पड़ता है। कि मान लो कोई पोछा वगैरह लगा रहा है तो आपको भी देखा होगा आपने कि झुकना पड़ता है, उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व रहती है। साफ सफाई में भी मतलब झुकना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसके साथ लिफ्टिंग होती है, कैरिंग होती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें हमें कुछ चीजें उठानी पड़ती हैं, कैरी करके ले जानी पड़ती हैं, राइट। जैसे कि जो गांव में लड़कियां हैं, जैसे कि वो भारी भारी जो लकड़ियां हैं, फायरवुड है, उसको सर पे उठा के बहुत दूर तक उन्हें चलना पड़ता है अपने घर तक लाने के लिए, राइट। मैनी चोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव। और बहुत सारे काम घर के ऐसे होते हैं जिनमें कि घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है। जैसे कि खाना पकाना। अब खाना पकाना कोई 2 मिनट का काम तो है नहीं, तो जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, और हमारी जो मदर्स रहती हैं वो भी, उन्हें घंटों तक चूल्हे के आगे खड़े रहकर खाना पकाना पड़ता है। द वर्क women डू इज strenuous एंड फिजिकली डिमांडिंग। strenuous मतलब कि कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़े, बहुत ही ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल हो, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़े। तो बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होता है जो भी women करती हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत women को करनी पड़ती है। फिजिकली डिमांडिंग मतलब कि ऐसे काम होते हैं जिनमें कि आपको शारीरिक रूप से इन्वॉल्व रहना पड़ता है। अब पानी वगैरह लाने जाना है तो बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि बहुत भारी चीज को उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से वुमेन का जो काम है वो भी बहुत ही मेहनत वाला होता है, फिजिकली डिमांडिंग होता है। और नॉर्मली हम स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग वाले काम जो है क्या कहते हैं कि ये काम तो मेन करते हैं। मतलब कि जो काम मेन करते हैं हम सिर्फ उन्हीं कामों को कहते हैं कि वो स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग है। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेन जो काम कर रहे हैं वही स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग है, बल्कि जो वुमेन काम कर रही हैं वो भी स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग होते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हाउस वर्क जो होता है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है, बहुत ज्यादा फिजिकली जो है इन्वॉल्व रहना पड़ता है। बट एक और चीज जो है जो हम नोटिस नहीं किया अभी तक वो ये है कि घर के कामों में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई झाड़ू लगनी है वो चुटकी बजाई और हो गया, उसमें भी टाइम लगता है। खाना बनाने में घंटों लगते हैं। तो विमेन ज्यादातर जो काम करती हैं, हाउस वाइफ हो गई, डोमेस्टिक हेल्पर, या कोई भी जो इंसान घर का काम कर रहा है, तो जो भी काम कर रहा है उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इनफैक्ट इफ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क विमेन डू आउटसाइड द होम, we find that women spend much more time working than the men and have much less time for leisure। मतलब कि जैसा कि अभी हमने देखा कि हाउस वर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है घर के कामों को करने के लिए। ठीक है, तो अगर विमेन जो काम घर में कर रही हैं प्लस जो काम वो बाहर जाके कर रही हैं, विमेन जो है बहुत बार मार्केट जाती हैं, सब्जी वगैरह लाना है, हमारे लिए कपड़े लाने हैं, तो इस तरीके से विमेन जो है बहुत सारे काम बाहर के भी करती हैं। तो जो टाइम वो बाहर के कामों में लगाती हैं प्लस जो टाइम वो घर के कामों में लगाती हैं, अगर इस पूरे टाइम को हम मिला देना तो हमें क्या मिलेगा कि विमेन मेन से ज्यादा देर तक काम करती हैं। विमेन बहुत ज्यादा देर तक काम करती हैं
और उनके पास फ्री टाइम बहुत कम होता है, लेजर टाइम बहुत कम होता है, उनके पास रेस्ट करने के लिए बहुत कम टाइम होता है। मैनों को फिर भी सैटरडे संडेज वीकेंड्स जो है वो मिल जाते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है कि जो विमेन होती हैं उन्हें कोई वीकेंड्स नहीं मिलते, कोई सैटरडे संडेज जो है वो नहीं मिलते। तो हम लोगों को विमेन का जो काम है, डोमेस्टिक हेल्पर्स का जो काम है, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, इन लोगों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितना कि कोई आदमी कर रहा है। हम यूं भी कह सकते हैं कि उससे कहीं ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, कहीं ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं घर के कामों को करने के लिए। तो हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए, राइट। विमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। सो लास्ट वीडियो में हमने मिलानी की कहानी पढ़ी थी और उससे पहले हमने जसप्रीत की कहानी पढ़ी थी। तो इन स्टोरीज को पढ़ के हमें ये पता चला कि हमारे देश में, और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ऐसा होता है कि जो हाउस होल्ड का काम होता है, जो घर का काम होता है, जो केयर गिविंग वर्क होता है, और जिनको ज्यादातर विमेन करती हैं, तो उस काम को वैल्यू नहीं दी जाती, उसको बहुत ही कम वैल्यू दी जाती है। और ये किसी एक घर की, एक फैमिली की कहानी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की कहानी है। ये बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि विमेन जो काम करती है, केयर गिविंग के काम हो गए, हाउस होल्ड के काम हो गए, उन्हें बहुत ही कम वैल्यू दी जाती है। It therefore has to be dealt with through actions not just at the level of individual or the family but also by the government. तो क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके साथ हम अकेले नहीं लड़ सकते, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फैमिली में इसको ठीक करा जाए या एक शहर इसको ठीक कर ले, बल्कि जरूरत है कि पूरी देश, पूरी दुनिया जो है वो इस चीज पर वर्क करे। तो अगर हम अपने देश की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को लेकर स्टेप्स उठाए, वो ये इंश्योर करे कि जो विमेन है उसके काम को भी उतनी ही वैल्यू दी जाए जितनी कि को दी जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बोलता है कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना है, किसी को भी उसके जेंडर के बेसिस पर, उसके कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, किसी भी चीज के बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है, तो ये जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए इंश्योर करना कि उसके देश में विमेन एंड मेन के काम को इक्वली समझा जाए, मेन एंड विमेन को इक्वली माना जाए। बट ये तो किताबी बातें हो गई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई कि ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि सबको इक्वली मानना है, बट कैसा रियल में है? नहीं है। ये दो कहानियां ही काफी है हमें एग्जाम्पल देने के लिए, और हम अपनी रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि विमेन के काम को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती जितने की मैन को दी जाती है। तो क्या गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाए इस चीज को ठीक करने के लिए? तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं ताकि इस सिचुएशन को थोड़ा बेटर किया जा सके, ताकि मेन एंड वुमेन के बीच में जो इनइक्वालिटी है इसको कम किया जा सके। अब जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से समझती है कि जो हाउस वर्क है, जो केयर गिविंग वाला काम है, वो ज्यादातर उसका जो बर्डन है वो वुमेन एंड गर्ल्स के ऊपर आता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उन बच्चियों को दे दी, कि मान लो कोई 10 साल की लड़की है तो अपनी छोटे भाई बहनों को, 2-3 साल की है, 4-5 साल की है, उनको संभाल रही है। तो 10 साल की जो उम्र है वो तो स्कूल जाने की है, बट क्योंकि उसको घर में जिम्मेदारी क्या मिल गई है कि उसको अपने भाई बहनों की देखभाल करनी है, वो उस चीज में बिजी हो गई, उस कारण से वो स्कूल नहीं जा पा रही। तो इस तरीके से बहुत बार ऐसे होता है कि जो विमेन है वो भी बाहर जाके काम कर सकती हैं, बट अपने बच्चों की वजह से वो बन जाती हैं, घर के काम की वजह से वो बन जाती हैं, और वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ीज जो है वो स्टार्ट की। आंगनबाड़ीज में क्या होता है कि चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं ये, यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल की जाती है। वहां पे प्री स्कूल एक्टिविटीज होती हैं कि जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं उनसे छोटी छोटी एक्टिविटीज वगैरह कराई जाती है, उनको उनकी देखभाल कराई जाती है, ताकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो जाके अपना काम कर सकें, चाहे वो मम्मी हो उनके, जो पापा हो उनके, कोई भी जो है वो वहां पे जाके अपना घर से बाहर काम कर सके, और उन्हें बच्चों की टेंशन ना हो। बच्चे जो हैं वो उनके बड़े भाई बहनों को संभालने की जरूरत ना हो, बड़े भाई बहन जो हैं वो भी अपना स्कूल जा सकेंगे, और जो छोटे बच्चे हैं वो आंगनबाड़ियों में अपने खेलते कूदते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो विमेन है वो भी बाहर जाके काम कर सकती हैं, जो छोटी लड़कियां हैं वो भी स्कूल जा सकती हैं। और आंगनबाड़ी में इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। वहाँ पे न्यूट्रिशनल एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे लोगों को बताया जाता है आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए।
वहां बच्चों को खाना दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें खाना प्रोवाइड कराया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी देखभाल करी जाती है, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, बहुत सारी खाने की चीजें दी जाती हैं। तो इस तरीके से आंगनवाड़ी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप विलेजेस में भी रहते हो तो आपने नोटिस किया होगा, वहां पे आंगनवाड़ी बढ़ती है, वहां पे सारे बच्चे जो है वो जाते हैं, बहुत सारी वहां पे एक्टिविटीज होती हैं, तो आपने ये चीज भी कभी एक्सपीरियंस की होगी। तो एक एग्जाम्पल हो गया आंगनवाड़ी का। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस में, उन कंपनीज में जिनमें 30 से ज्यादा विमेन एम्प्लॉइज हैं, मतलब कि जहां पे जिन ऑर्गेनाइजेशंस में अगर 30 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, तो वहां पे क्रैच फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो क्रैच फैसिलिटीज क्या होती हैं? क्रैच फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जहां पे छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करी जाती है, कि जैसे कोई विमेन है, उसका छोटा सा बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है, अब उसकी तो देखभाल करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो अकेला तो घर पे नहीं रुक सकता। अब अगर विमेन जो है वो अपने बच्चे की देखभाल करेगी तो वो ऑफिस नहीं जा पाएगी। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि क्रैश फैसिलिटीज होती हैं, ऑफिस में ही होती है, कि वहां पे एक रूम वगैरह होता है जहाँ पे सभी जो भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको रख दिया जाता है, वो वहां पे खेलते रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए एक पर्सन होता है, और जो विमेन है वो अपना काम जो है आराम से कर सकती हैं बिना डिस्टर्बेंस के, तो उन्हें बच्चों की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो क्रैच फैसिलिटी की वजह से बहुत सारी जो विमेन है उन्हें हेल्प हुई है कि वो अपनी जॉब को वापस कर पाएं, वो अपने एम्प्लॉयमेंट को वापस से ज्वाइन कर पाएं और अपने घर से बाहर जाके काम कर सकें। और गवर्नमेंट के इन स्टेप्स के कारण बहुत सारी जो लड़कियां हैं, बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, उन्हें भी अपने स्कूल एजुकेशन को परस्यू करने में मदद हुई है, कि अब उन्हें अपने घर पे रुक के अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल नहीं करनी होती, अब वो जाके स्कूल जो है वो अटेंड कर सकती हैं। सो इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से गर्ल्स एंड बॉयज की जो परवरिश है, जो उनकी अपब्रिंगिंग है, वो अलग अलग तरीके से होती है। बॉयज को बोला जाता है कि उन्हें एक सर्टेन वे में बिहेव करना चाहिए, गर्ल्स को एक सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए कहा जाता है। उनको बचपन से ही अलग अलग रोल्स दिए जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनमें की हमें ये देखने मिलता है कि ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। गर्ल्स को एकदम ही फ्रीडम नहीं मिलता है, और बॉयज जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। और ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि मैक्सिमम सोसाइटीज में ये डिफरेंस है, गर्ल्स एंड बॉयज में ये डिफरेंस है। हो सकता है किसी सोसाइटी में ये डिफरेंस थोड़ा कम हो और किसी में थोड़ा ज्यादा हो, राइट। और जिस तरीके के रोल बच्चों को बचपन में करने के लिए दिए जाते हैं, कि जैसे लड़कियों को उनके छोटे भाई बहनों को देखभाल करने के लिए दिया जा रहा है, वहीं लड़कों को उन्हें बाहर के काम करने के लिए दिया जा रहा है, उन्हें पढ़ने भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से जो रोल उन्हें बचपन में दिए जाते हैं वो उनके बड़े होने का एक तरीके से बताते हैं कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब उन्हें किस तरीके के काम करने होंगे, उनको उनके फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं। और जब वो छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जिस तरीके के काम हमें बचपन में दिए जाते थे वैसे ही काम हमें बड़े होके भी करने हैं, वही काम करना हमारा अधिकार है। कि जैसे कोई लड़का जो है वो क्या सोचेगा कि खाना बनाना मेरा काम थोड़ी है, वो तो लड़कियों का काम है, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं लड़कियां ही वो काम करती हैं, मैं खाना नहीं बनाऊंगा। तो हो सकता है कुछ इस तरीके की सोच जो है वो बच्चों की बन जाए। और फिर हमने देखा कि क्या होता है कि लड़का जो काम करता है और लड़की जो काम करती है उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है। लड़के के काम को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जो मेन काम कर रहे हैं उस काम को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। वहीं जो ज्यादातर विमेन जो काम करती हैं, हाउस होल्ड का काम हो गया, केयर गिविंग का काम हो गया, उसको वैल्यू नहीं दी जाती, और अगर दी भी जाती है तो बहुत कम वैल्यू दी जाती है। और इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस डिफरेंस को कम करें। अपने पर्सनल लेवल से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम किस तरीके से छोटे छोटे कदम ले सकते हैं, जैसे कि हम अपने मम्मी के जो काम है, हमारी मदर्स जो काम करती हैं, अगर आपकी मम्मी जो है वो होम मेकर है, घर में काम करती हैं, आपकी देखभाल करती हैं, तो आप अपनी मम्मी की मदद कर सकते हो, आप उनको रिस्पेक्ट दे सकते हो, उनको अप्रिशिएट कर सकते हो कि मम्मी ये बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से किया, थैंक यू मम्मी, आप उनको थैंक यू कर सकते हो, वो जो भी आपके लिए करती हैं उस चीज के लिए। और अगर वो कोई अपना काम करना चाहती हैं, अगर वो घर से बाहर जाकर काम करना चाहती हैं, तो आप उन्हें इनकरेज कर सकते हो कि हाँ मम्मी, हम आपको साथ देंगे इस काम में, आप जाओ, घर को हम भी संभाल लेंगे, हम मिलके ये काम कर लेंगे। इस तरीके से आपको अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अदर वुमेन्स को रिस्पेक्ट करना है, उनके काम को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। और जो काम मेन कर रहे हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक काम वुमेन कर रही है। तो दोनों ही काम इंपॉर्टेंट है। ऐसा है नहीं कि भाई अगर मेन बाहर जा रहा है तो अब हम उसको वैल्यू करना बंद कर दें और सिर्फ हाउस होल्ड वर्क को ही इंपॉर्टेंस दें, ऐसा नहीं है। ऑफिस वाला वर्क भी बहुत जरूरी है, घर वाला वर्क भी बहुत जरूरी है, तो दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस हमें देनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को कम करने के लिए, इस डिफरेंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। उसमें से हमने 2 स्टेप्स की जो है एग्जांपल लिए, जैसे कि आंगनवाड़ी का, जिसमें कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल की जाती है गांव में, ताकि
जो विमेन है वो अपना काम करने जा सकें, जो छोटी बच्चियां हैं वो अपने स्कूल जा सकें। इसी तरीके से क्रश फैसिलिटीज जो है वो कंपलसरी कर दी हैं गवर्नमेंट ने कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में 30 विमेन से ज्यादा काम कर रही हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में क्रश फैसिलिटी मतलब जहाँ पे बच्चों की देखभाल होती है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो रहते हैं, तो वो फैसिलिटी होनी अनिवार्य है। ये मैंने आपको पूरे चैप्टर की समरी बता दी। पूरा चैप्टर जो है आपको मैंने जल्दी से समराइज कर दिया और इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 7 सिविक्स का वो खत्म होता है। I hope you like this video. I hope you got to learn a lot of things from this chapter, and I hope you will value the work done by women as much as you value the work of men. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, take care and bye bye.